जिसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे। ध्यान देंगे जो ये पार्ट है आपका अध्याय नंबर 11, ये 5 नंबर का पार्ट है, यानी कि यहाँ से 5 नंबर के अंक पूछे जाते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो पूछे जाते हैं 1+4 के रूप में, यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनेंगे? 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है 1 नंबर का और एक बनता है 4 नंबर का। कितने नंबर का बनता है? 4 नंबर का। तो 2 क्वेश्चन पूछता है, एक तो 1 नंबर का और एक पूछता है 4 नंबर का। तो लिख लीजिए अध्याय नंबर 11 कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? देखो सबसे पहले बात करेंगे हम विस्थापन की। किसकी बात करेंगे? देखो भाई विस्थापन की। भाई विस्थापन होता क्या है? तो आप हेडिंग लगाएंगे विस्थापन। देखो भाई विस्थापन होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे इसको कि भाई विस्थापन होता क्या है। विस्थापन क्या होता है? देखो ध्यान देंगे, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट, यानी 2 बिंदु हो गई। क्या हो गई? 2 बिंदु। तो आप बोल सकते हैं विस्थापन की परिभाषा कि 2 बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी, यानी कि इन दोनों के बीच की निश्चित जो दूरी होगी उसको क्या बोला जाएगा? विस्थापन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? विस्थापन। 2 बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी या एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन। या आप बोल सकते हैं कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के मध्य की जो दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है? विस्थापन। ये प्रारंभिक स्थिति हो गई और ये अंतिम स्थिति हो गई। इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। तो ध्यान देंगे विस्थापन में लिखेंगे इसकी परिभाषा, लिख ले 2 निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। 2 निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? विस्थापन कहलाती है। आगे लिख लीजिए विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो ध्यान देंगे जो विस्थापन होता है इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है भाई? मीटर होता है। अब आगे बात करेंगे कार्य की। किसकी बात करेंगे? देखो कार्य। भाई कार्य होता क्या है? तो ध्यान देंगे कार्य होता क्या है। हेडिंग लगाएं कार्य। देखो भाई कार्य क्या होता है? वर्क। कार्य को क्या बोला जाता है? वर्क बोला जाता है। तो कार्य क्या होता है? ध्यान देंगे यह आपकी कोई धरातल है, समतल बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं? धरातल या समतल। यहाँ पे देखो कोई वस्तु है। क्या है? कोई वस्तु है या कोई पिंड है। ठीक है भाई, ये ए स्थिति है। कौन सी स्थिति है? ए स्थिति। अब यदि इस वस्तु पर या इस पिंड पर आप क्या लगाते हैं? इस दिशा में बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बल। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? F बल, तो उस दिशा में ये क्या करती है? कुछ निश्चित दूरी तय करती है। क्या करती है? कुछ निश्चित दूरी तय करती है। तो देखो इस पर यहाँ पे बल लगाएंगे तो ये वस्तु यहाँ से चलकर S दूरी तय करके कहाँ जाती है? B स्थिति पे आ जाती है। कहाँ जाती है? B स्थिति पर आ जाती है। m द्रव्यमान की है, इसका द्रव्यमान कितना है? m द्रव्यमान। तो देखो m द्रव्यमान की किसी वस्तु पर यदि F बल लगाया जाता है तो ये S दूरी तय करके कहाँ चली जाती है? B स्थिति पे चली जाती है। तो ध्यान से सुनेंगे इसकी परिभाषा क्या है कि जब किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है, कितना लगाया जाता है? F बल लगाया जाता है, तो इस क्रिया में S विस्थापन उत्पन्न होता है। कितना उत्पन्न होता है? S विस्थापन। अब देखो इसको विस्थापन क्यों बोला? क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच की क्या है? ये निश्चित दूरी है। क्या है? निश्चित दूरी। तो ये क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है तो S विस्थापन उत्पन्न होता है। अर्थात इन दोनों के गुणनफल को क्या बोला जाता है? कार्य बोला जाता है। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि W होता है वो क्या होता है? F गुणा S होता है। क्या होता है? F गुणा S। यानी कि
किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है तो इस क्रिया में S विस्थापन उत्पन्न होता है और इन दोनों के गुणनफल को क्या बोला जाता है, कार्य बोला जाता है। यानी कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या बोला जाता है, कार्य बोला जाता है। आपने 8 क्लास में भी पढ़ा होगा कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को क्या बोला जाता है, कार्य बोला जाता है। तो वही बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे कि जब किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है तो S विस्थापन उत्पन्न होता है और इन दोनों के गुणनफल को क्या बोला जाता है, कार्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्य बोला जाता है। बात कर लेने को कार्य बराबर क्या हो गया, W बराबर F इंटू S हो गया। अब अगर इसकी मात्रा की बात करें, किसकी बात करें, मात्रक की बात करें, तो देखो मात्रक कैसे हो जाएगा, W बराबर F का मात्रक क्या होता है, F क्या है यहाँ पे बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है भाई, न्यूटन। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन इंटू S क्या है, विस्थापन, और विस्थापन का मात्रक क्या बताया था मैंने, मीटर। क्या बताया था, मीटर। तो ये क्या हो गया, न्यूटन गुणा मीटर। क्या हो गया, न्यूटन गुणा मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या लिख सकते हैं हम, न्यूटन गुणा मीटर, और इस न्यूटन गुणा मीटर को आप क्या बोलते हैं, जूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जूल। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन गुणा मीटर के बराबर होता है। तो जूल भी इसका कार्य का मात्रक हो जाएगा। तो ये कार्य का मात्रक हो गया। आप कार्य हेडिंग डालें और इसकी परिभाषा लिखें लिखो किया गया कार्य, कार्य में लिखो किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न, किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न, बल तथा बल की दिशा में, बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल गुणनफल ऐसे लिखेंगे, के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है, किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आ गई बात। यानी कि जो किया गया कार्य है ना, वो बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसे क्या बोला जाता है, कार्य बोला जाता है। तो सूत्र लिखें एक बार। तो पहले तो आप क्या बना लें, इसको बना लें। ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये डायग्राम बना लें आप। n द्रव्यमान की कोई वस्तु थी, इस पर F बल लगा रहे हैं तो S विस्थापन उत्पन्न हो जाएगा इस दिशा में, और वस्तु कहां चली जाएगी, B स्थिति पे चली जाएगी। तो एक बार इसे नोट करें आप। इसे नोट कर लिया क्या, इसे नोट कर लिया क्या, नोट कर लिया तो देखो आगे देखेंगे। फिर इसके नीचे नोट कर लिया तो आगे लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे कि कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में, बल गुणा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन, ये लिख लीजिए। कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन, लिख लिया। देखो कार्य को किससे लिखते हैं, W से। कार्य को किससे लिखते हैं, W से, बराबर बल को किससे लिखते हैं, F से, गुणा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन क्या है, S विस्थापन। तो ये सूत्र लिख देंगे नीचे, W बराबर F गुणा S। क्या लिख देंगे, W बराबर F गुणा S, W बराबर F गुणा S। यहां तक क्लियर। तो ध्यान देंगे, यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन, इन दोनों की दिशा क्या है, समान है। देखो बल भी इधर लग रहा है और विस्थापन भी
इस दिशा में उत्पन्न हो रहा है, यानी कि बल और विस्थापन की दिशा क्या है, समान है। क्या है भाई, समान। बल और, ध्यान देंगे क्वेश्चन कई बार घुमाता है, और कैसे घुमाता है कि बल और विस्थापन की दिशा अगर समान है तो किया गया कार्य कितना होगा। ध्यान देंगे यही होगा, बल और विस्थापन की दिशा अगर समान है, क्या है, समान है, तो फिर कार्य ये होगा W बराबर F इंटू एस। क्या होगा, W बराबर F इंटू एस। अगर दिशा अलग अलग है, यानी कि बल की और विस्थापन की दिशा एक दूसरे से क्या है, अलग है, विपरीत है, तो फिर कार्य अलग होगा। फिर कार्य क्या होगा, अलग होगा। वो आगे लिखेंगे, देखो कैसे। यहां तक के लिए अब लिखो आगे तीर का निशान लगा के, अब लिखेंगे, देखो लिखो, देखो तीर का निशान लगा के लिखेंगे। यदि बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से, तीर का निशान लगा के लिखेंगे, यदि बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग दिशा से अलग हो तो विस्थापन की दिशा में अलग हो तो विस्थापन की दिशा में बल के घटक द्वारा किया गया कार्य ज्ञात किया जा सकता है। देखो कैसे किया जा सकता है, ध्यान से सुनेंगे। पहले एक बार इसे लिख लीजिए आप कि यदि बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग है, यदि बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से क्या है, अलग है, यानी कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अगर अलग है तो फिर विस्थापन की दिशा में बल के घटक द्वारा हम क्या ज्ञात कर लेंगे, कार्य ज्ञात कर लेंगे। यानी कि जो बल का घटक होगा ना, उसकी दिशा में क्या कर लेंगे, कार्य ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, समझेंगे, इसको ध्यान देंगे। ये क्या आपकी दिख रहा है ना, ये आपकी क्या है, धरातल है। क्या है, धरातल। यहाँ पे ये क्या हो गया, आपकी m द्रव्यमान की कोई वस्तु होगी, ए स्थिति पे है। ठीक है भाई। अब ध्यान देंगे, यदि इस वस्तु पर आप क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, बल। और देखो ध्यान, बल की दिशा क्या होगी, अलग होगी। तो मान लो इसकी दिशा क्या है, इधर है, ये बल लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है, बल। अब देखो बल लग रहा है तो बल का घटक है ना, इधर बल का घटक लगेगा, और ये बल का घटक होता है कितना, एफ एस कोस थीटा मानेंगे इसको। क्या मानेंगे, एफ कोस थीटा। क्या मानेंगे, एफ कोस थीटा। अब इधर बल का घटक लगेगा तो ये वस्तु क्या करेगी, एस दूरी तय करेगी, विस्थापन, और यहाँ आ जाएगी इस वस्तु, यहाँ पे आ जाएगी इस स्थिति बी पर, एम द्रव्यमान की वस्तु पर एस दूरी तय। तो ध्यान देंगे इसका मतलब क्या है। देखो विस्थापन इधर लग रहा है, लेकिन बल क्या है, ऊपर लग रहा है ना बल। बल की दिशा और विस्थापन की दिशा क्या होगी, अलग होगी। तो फिर बल का कुछ घटक, कुछ अंश इधर लगेगा। क्या लगेगा भाई, बल तो उधर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ अंश उसका घटक क्या लगेगा, इधर साइड में लगेगा। तो एफ एस कोस थीटा मानेंगे उसको। क्या मानेंगे, एफ कोस थीटा। क्या मानेंगे, एफ कोस थीटा। ये क्या हो गया, बल का घटक होता है। क्या होता है, बल का घटक। तो फिर कार्य क्या होगा, देखो ध्यान देंगे, फिर कार्य होगा W बराबर, क्या बताया मैंने कि बल के घटक द्वारा कार्य ज्ञात कर लेंगे। बल के घटक द्वारा, तो बल का घटक क्या है, F कोस थीटा। और क्या करेंगे, डॉट गुणा करेंगे। गुणा किससे करेंगे भाई, S से। किससे करेंगे, S से गुणा करेंगे S से, विस्थापन से। किससे करेंगे, S से। तो ये सूत्र आपके पास बन जाएगा W बराबर, यहाँ लिख रहा हूं मैं, एफ एस
कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। तो ये क्या होता है, गठक के रूप में कार्य बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, गठक के रूप में भी कार्य बोल सकते हैं, या बोल देगा कि गठक के रूप में कार्य कितना होता है। तो गठक के रूप में कार्य कितना होता है, W बराबर एफ एस कोस थीटा। कितना होता है, W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो गठक के रूप में भी बोल सकता है आपको, या बोल सकता है कि जब वस्तु यानी कि वस्तु के बल यानी कि जो बल लगा रहे हैं, तो बल की और विस्थापन की दिशा अगर अलग अलग है तो फिर कार्य कितना होगा, वही होगा W बराबर एफ एस कोस थीटा। अगर दिशा अलग अलग है तो फिर गठक के रूप में कार्य ज्ञात करेंगे, और गठक के रूप में कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर एफ एस कोस थीटा। कितना होगा, W बराबर। ये सूत्र आपको याद रखने, क्यों याद रखने, अगर ऐसे ही आपको क्या करेगा, इन सूत्रों को ऐसे पूछ लेगा। कैसे पूछ लेगा आपको, कि अगर विस्थापन की दिशा और बल की दिशा दोनों की समान है तो फिर कार्य कितना होगा, तो फिर कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर F इंटू एस। कितना होगा, बता दिया पहले। अगर दिशा अलग अलग है तो फिर घटक के रूप में ज्ञात करेंगे, तो घटक के रूप में कितना हो जाएगा, W बराबर एफ एस कोस थीटा। दोनों सूत्र आपको याद रखने, याद रह जाएंगे, और इनसे न्यूमेरिकल भी करेंगे तो न्यूमेरिकल भी काम देता है ये। अभी आगे न्यूमेरिकल करेंगे नहीं ना एग्जामों में, ये है ना आपके चैप्टर 9, 9वां प्रकाश वाला, 10वां विद्युत धारा वाला और 11वां कार्य और जैव शक्ति। इन तीनों चैप्टरों से क्या करता है, न्यूमेरिकल पूछता है। 5-6 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से, तो न्यूमेरिकल के लिए सूत्र याद रहना जरूरी है। तो इस सूत्रों को आप समझेंगे कि कार्य के घटक के रूप में कार्य क्या होता है, और अगर उनकी दिशा सही है, दिशा समान है, तो फिर कार्य क्या होगा, ऊंचाई के रूप में कार्य क्या होगा, ये सब बताएंगे आपको। तो दो कार्य हमने पढ़ लिए, एक तो बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अगर समान है तो फिर कार्य क्या हो जाएगा भाई, कार्य क्या हो जाएगा, उसके लिए तो कार्य लिखा था हमने W बराबर एफ इंटू एस लिखा था। और अगर घटक के रूप में ज्ञात करना है तो घटक के रूप में क्या हो जाएगा, W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो यहां तक उतार लिया। उतारने के बाद में ये डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डायग्राम, और फिर उधर आप नीचे क्या कर देंगे, दोनों सूत्र उतार देंगे, दोनों सूत्र उतार देंगे भाई। डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाने के बाद में ये दोनों सूत्र उतार दें, W बराबर एफ कोस थीटा इंटू एस और W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो ये उतार लिया क्या, अब इस सूत्र से दो बातें पूछ लेता है। इसी सूत्र से बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, दो बातों की बात करेंगे। क्या पूछ लेता है कि कार्य का मान धनात्मक कब होगा और ऋणात्मक कब होगा। तो याद रखेंगे, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में लगेंगे, दोनों कहां लगेंगे, एक ही दिशा में लगेंगे ना, तो उस स्थिति में थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में लगेंगे तो फिर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और अगर यहाँ पे कोस 0 डिग्री रखेंगे तो आपको मालूम है ना कि कोस 0 का मान कितना होता है, गणित में पढ़ा होगा, छठी प्रश्नावली है त्रिकोणमिति की। तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस। क्या हो जाएगा, एफ एस। और ये क्या है, धनात्मक में आएगा, किस में आएगा, धनात्मक में। तो जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो थीटा का मान 0 होता है। इस स्थिति में किया गया कार्य धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। और ध्यान देंगे, ऋणात्मक कब होगा, जब बल और विस्थापन दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विपरीत। बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे ना, तो फिर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। कितना होता है, -1। तो -1 रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस एफ एस बनेगा। तो कार्य किस में आ जाएगा, ऋणात्मक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ऋणात्मक। तो दोनों बात याद रखनी है, लिखा देता हूं मैं यहाँ पे कि कार्य कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। तो तीर का निशान लगा के लिख ले नीचे, तीर का निशान लगा के लिख लीजिए, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो
किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ध्यान देंगे तो कार्य कितना हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। समझ में आ गई बात। दूसरा लिखो तीर का निशान लगा के, जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा अलग अलग हो, जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा अलग अलग हो, जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा अलग अलग हो, जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा अलग अलग हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। क्या हो जाएगा ऋणात्मक होगा। तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा अर्थात थीटा बराबर 180 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर 180 डिग्री। लिख लिया। और एक बात और याद रखना, कई बार पूछा गया है कि कार्य का मान शून्य कब होगा। कार्य का मान शून्य कब होगा? कब होगा भाई? जब वस्तु पर लगने वाला बल विस्थापन के लंबवत हो। कब हो? लंबवत। जब वस्तु पर लगने वाला बल विस्थापन के लंबवत होता है ना, तो थीटा का मान 90 डिग्री होता है। कितना होगा? 90 डिग्री। और ध्यान देंगे हमने सूत्र पढ़ा W बराबर Fs cos थीटा, यही पढ़ा था। अब ध्यान देंगे जब बल और विस्थापन लंबवत होते हैं, क्या होते हैं? लंबवत। जो बल होता है वो विस्थापन के क्या हो? लंबवत हो। लंबवत हो, क्या हो? लंबवत होना। तो फिर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। और ध्यान देंगे देखो कि यहाँ 90 डिग्री रखें, W बराबर Fs cos 90 डिग्री। और ध्यान देंगे cos 90 होता है ना, cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। मैथ में पढ़ लेंगे आप कि cos 90 का मान कितना होता है? 0। अगर इसका मान 0 कहेंगे तो सारा मान क्या हो जाएगा? 0। तो W कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। तो ध्यान देंगे कार्य का मान कब 0 होगा? जब थीटा का मान कितना हो? 90 डिग्री। और 90 डिग्री कब हो? जब एक दूसरे के क्या हो? वो लंबवत हो। कैसे हो? एक दूसरे के लंबवत हो। ऐसे भाई बल लग रहा है इधर, क्या लग रहा है? बल। ये लग रहा है बल। और यह क्या है वहां पे? ये क्या हो जाएगा? विस्थापन इधर हो जाएगा। एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। तो कौन बनेगा? समकोण 90 डिग्री का बनेगा। बनता है ना 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का बनेगा। तो फिर कौन कार्य का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी लिख लीजिए तीर का निशान लगा के, तीर का निशान लगा के इसे भी लिख लीजिए कि जब वस्तु पर लगने वाला बल, जब वस्तु पर लगने वाला बल, जब वस्तु पर लगने वाला बल विस्थापन के लंबवत हो, जब वस्तु पर लगने वाला बल विस्थापन के लंबवत हो, तो किया गया कार्य शून्य होगा। तो किया गया कार्य शून्य होगा। तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? अर्थात थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 90 डिग्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? 90 डिग्री। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो क्या पढ़ेंगे। हमने कार्य की बात करें, यहाँ पे किसकी बात करें? कार्य की। दो प्रकार से हमने पढ़ लिया कि एक तो साधन तक कार्य की बात कर ली, फिर घटक के रूप में कार्य बात कर ली। अब पढ़ेंगे गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य। तो हेडिंग डालें गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य। ध्यान देंगे भाई, गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य की बात करेंगे। किसके द्वारा?
गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य। ध्यान देंगे, ये क्या होता है कि कोई वस्तु है, n द्रव्यमान की क्या है, कोई वस्तु है। यदि इस वस्तु को हम क्या करते हैं, h ऊंचाई पर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, h ऊंचाई। तो नीचे क्या लगता है, गुरुत्वीय बल लगेगा mg, क्या लगेगा, mg बल लगेगा, और h ऊंचाई पे ले जाएंगे तो जो कार्य होगा ना, जो कार्य, इसका सूत्र आपको याद रखना है कि गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, यहाँ से न्यूमेरिकल पहुंचता है। और वो न्यूमेरिकल क्या पूछेगा, देखो सूत्र तो आप याद रख लेंगे, W बराबर क्या होता है, mgh। कितना हो जाएगा, W बराबर mgh। ध्यान देंगे, तो गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है कि यदि m द्रव्यमान की किसी वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाते हैं तो पृथ्वी का क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है, इसको खींचने की कोशिश करता है। तो जो कार्य होगा इसके विरुद्ध, यानी कि इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, W बराबर mgh। कितना हो जाएगा, mgh। तो ये आप सूत्र याद रख लेंगे और सूत्र लिख लेंगे, इसके नीचे लिख दीजिए, आप सूत्र लिख दीजिए, सूत्र लिख लीजिए, W बराबर mgh। कितना लिखेंगे, W बराबर mgh। देखो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ m तो क्या है भाई, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। m का मतलब क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान होता है। h का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। और g आपका क्या होता है, याद है क्या आपको, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं इसे। क्या बोला जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोला जाता है, गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है। इसका मान निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। आपको न्यूमेरिकल देगा तो वहाँ पे जी का मान रखना है, आपको वहाँ पे नहीं देता है कई बार, तो जी का मान याद रखना। जी का मान कितना होता है, 9.8, या हम बोल सकते हैं लगभग 10 के बराबर। 9.8 लगभग किसके बराबर होता है, 10 के बराबर। 10 भी ले सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसकी इकाई हो गई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो लिख लीजिए, गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य W बराबर mgh। यहाँ इनके मतलब लिख लीजिए, m का मतलब होता है वस्तु का द्रव्यमान, h का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई, g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, और g का मान होता है 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लिख लिया यहाँ तक। अब देखो भाई, यहाँ तक लिख लिया आपने, तो आगे देखेंगे अब क्या बात करेंगे। देखो, जो कार्य होता है उनकी निर्भरता देखेंगे। भाई कार्य कौन सी बातों पर निर्भर करता है। 8वीं क्लास में भी आपने पढ़ा था कि जो कार्य होता है वो लगाए गए बल पर और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन, इन दो बातों पर क्या करता है, वो निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करता है। तो लिख लीजिए, कार्य की निर्भरता, कार्य लिख लो, ऐसे लिख लो, कार्य दो बातों पर, कार्य दो बातों पर निर्भर, कार्य दो बातों पर निर्भर करता है। कार्य दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, वस्तु। देखो, कार्य का सूत्र पढ़ा था हमने, W बराबर क्या पढ़ा था, F इंटू एस। F तो क्या था, वस्तु पर लगाए गए बल, और ये क्या था, बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन। तो इन दोनों बातों पर ये निर्भर करता है। तो पहला लिख लो, वस्तु पर लगाए गए बल पर, वस्तु पर लगाए गए बल पर, वस्तु पर लगाए गए बल पर। और दूसरा लिख लो, बल की दिशा में, बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन पर, उत्पन्न विस्थापन पर। तो इन दोनों बातों पर निर्भर करता है ये, इन दोनों बातों पर निर्भर करता है ये, वस्तु पर लगाए गए बल पर और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन पर। इन दोनों बातों पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। यहाँ तक क्लियर। अब इसका मात्रक देखेंगे। देखो, कार्य की बात हो गई संपूर्ण तरीके से, अब मात्रक से संबंधित बातें करेंगे। तो लिख लीजिए, कार्य का मात्रक। क्या लिखेंगे, कार्य का मात्रक। देखो भाई, कार्य का मात्रक पढ़ेंगे
तो हेडिंग डाल लीजिए कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक। देखो भाई, आप लोगों को पता है कि जो कार्य होता है इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो ये जूल किस प्रकार से में प्राप्त होता है वो बात की चर्चा करेंगे यहाँ पे। देखो सूत्र हमने पढ़ा था कार्य का, W बराबर क्या पढ़ा था, F गुणा S पढ़ा था क्या, अरे पढ़ा था क्या, W बराबर क्या पढ़ा था, W बराबर F इंटू S पढ़ा था। मैं आपको ये बोलूँ कि बल के मात्रक को विस्थापन की मात्रक से गुणा कर दें तो किसका मात्रक आ जाएगा, W का मात्रक आ जाएगा। किसका मात्रक आ जाएगा, W का। तो ध्यान देंगे इधर जो बल होता है, ये F क्या है, बल। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन गुणा S क्या है, विस्थापन। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। तो क्या हो गया, न्यूटन गुणा मीटर हो गया। और याद रखेंगे जो न्यूटन गुणा मीटर होता है ये किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जूल के। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। क्या हो गया, जूल। याद रखेंगे कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। आप ये भी लिख सकते हैं न्यूटन गुणा मीटर भी लिख सकते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और जूल किस प्रकार से आता है ये बात मैंने बता दी। तो इन्हें नोट कर लें ऐसे कैसे, कार्य के मात्रक में W बराबर F इंटू एस। F क्या है यहाँ पे, बल। बल का मात्रक न्यूटन होता है। S क्या है, विस्थापन है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो न्यूटन गुणा मीटर को क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, जूल बोला जाता है। लिख लिया क्या। देखो भाई, अगर आपने यहाँ से नोट कर लिया तो अब यहाँ से पढ़ेंगे हम एक जूल की परिभाषा। किसकी बात करेंगे, एक जूल की परिभाषा। देखो समझेंगे उससे पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए एक जूल की परिभाषा। ये नोट कर लिया ना आपने। देखो आगे बात करेंगे एक जूल की परिभाषा, और ध्यान से समझेंगे भाई। अगर उस परिभाषा को आपने समझ लिया तो रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, उसको आपको समझने हैं सूत्र से। तो हेडिंग डाल लीजिए आप एक जूल की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे हम, एक जूल की परिभाषा। ध्यान दे भाई, बात कर रहे हैं एक जूल की परिभाषा की। किसकी बात कर रहे हैं, एक जूल की परिभाषा। भाई एक जूल होता क्या है, ध्यान देंगे। अभी हमने पढ़ा था, ध्यान देंगे भाई, क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि न्यूटन गुणा मीटर किसके बराबर होता है, जूल के बराबर। पढ़ा था क्या, ध्यान दो इधर। न्यूटन गुणा मीटर किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जूल के। देखो मैं अगर ऐसे लिख दूं कि एक न्यूटन गुणा एक मीटर, तो बताइए जूल कितने आ जाएंगे। अरे मैं लिख दिया एक न्यूटन गुणा एक मीटर, तो एक को एक से गुणा किया तो कितना आएगा, एक आएगा। तो क्या आ गया, एक जूल। क्या आ गया, एक जूल आ गया। क्या हमें क्या चाहिए, एक जूल ही चाहिए। अब देखो परिभाषा कैसे बनाएंगे, ये बात समझ में आ गई ना कि न्यूटन गुणा मीटर किसके बराबर होता है। अभी पढ़ा था ना कार्य के मात्रक में, न्यूटन गुणा मीटर क्या होता है, जूल के बराबर होता है। मैंने लिख दिया एक न्यूटन गुणा एक मीटर बराबर क्या हो जाएगा, एक जूल। क्या हो जाएगा, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा ना, तो एक जूल। अब यहां से परिभाषा सुनना कि यदि किसी वस्तु पर एक न्यूटन का बल लगाया जाए, कितने न्यूटन का, एक न्यूटन का बल लगाया जाए, और उस स्थिति में एक मीटर का विस्थापन उत्पन्न हो जाए। कितने मीटर का विस्थापन उत्पन्न हो जाए, एक मीटर का विस्थापन उत्पन्न हो जाए, तो उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना कहलाएगा, एक जूल कहलाएगा। कितना कहलाएगा, एक जूल। तो किसी वस्तु पर एक न्यूटन का बल लगाने पर एक मीटर का विस्थापन उत्पन्न होता है, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना कहलाएगा, एक जूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक जूल। इन दोनों को नोट करें, इसके नीचे इन दोनों को नोट करें, न्यूटन गुणा मीटर बराबर जूल, एक न्यूटन गुणा एक मीटर बराबर एक जूल। दोनों को नोट करें, और नोट करने के बाद में इसकी परिभाषा लिखेंगे नीचे। लिख लिया क्या, दोनों को नोट किया क्या, नोट किया। तब लिखो अर्थात, नीचे लिखो अर्थात यदि किसी वस्तु पर एक न्यूटन का बल, अर्थात
यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर, अर्थात यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न होता है, अर्थात यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न होता है, 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न होता है, 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न होता है, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होता है या कहलाता है। तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होता है। तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? 1 जूल कहलाता है। अब बात करेंगे आगे, देखो अब देखो यहां से बात करेंगे, ये 1 जूल की परिभाषा होगी। अब बात करें, देखो यहां पे न्यूटन है, ये क्या है? मीटर है, और ये क्या है? जूल है। अगर न्यूटन को किस में लिखा जाए? डाइन में। किस में लिखा जाए? डाइन में। ध्यान देंगे, अगर न्यूटन को डाइन में लिखें और मीटर को किस में लिखें? सेंटीमीटर में। किस में लिखें? सेंटीमीटर में। देखो डाइन को, न्यूटन को किस में लिखेंगे? डाइन में, और मीटर को किस में लिखें? सेंटीमीटर में। तो फिर डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? अर्ग होगा। क्या होगा? अर्ग। और ये भी क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है। क्या होता है? कार्य का मात्रक। समझ में आगे की बात? हम क्या करें, अगर न्यूटन को किस में लिखा जाए? डाइन में, और मीटर को किस में लिखा जाए? सेंटीमीटर। ये इनकी इकाइयां भाई क्या है? इकाइयां, यूनिट है इनकी। न्यूटन को किस में चेंज कर दिया? डाइन में। मीटर को किस में चेंज कर दिया? सेंटीमीटर में। और इन दोनों को गुना करेंगे तो फिर आएगा अर्ग। क्या आएगा? अर्ग। और वो भी क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है। क्या होता है? कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक अर्ग होता है, अर्ग भी होता है, जूल भी होता है। इन दोनों में संबंध भी बताएंगे आगे। लेकिन अर्ग कैसे आएगा? न्यूटन को किस में लिखें? डाइन में, और मीटर को किस में लिखें? सेंटीमीटर में। तो इन दोनों को गुणा करते क्या आ जाएगा? अर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अर्ग। तो तीर का निशान लगा के लिखेंगे नीचे, तीर का निशान लगा के लिखेंगे नीचे, यदि बल को डाइन में, यदि बल को डाइन में, यदि बल को डाइन में, बल को डाइन में तथा विस्थापन को सेंटीमीटर में दर्शाया जाए, यदि बल को डाइन में तथा विस्थापन को सेंटीमीटर में दर्शाया जाए, सेंटीमीटर में दर्शाया जाए, सेंटीमीटर में दर्शाया जाए, तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य अर्ग होता है। तो किया गया कार्य अर्ग में होता है। तो किया गया कार्य अर्ग में होता है। अर्ग में होता है। तो किया गया कार्य किस में होगा? अर्ग में। नीचे लिख देंगे कार्य बराबर डाइन इंटू सेंटीमीटर, और बराबर क्या आ जाएगा? अर्ग। क्या आ जाएगा? अर्ग। ये तार देंगे आप। कार्य बराबर डाइन इंटू सेंटीमीटर बराबर अर्ग। उतार दिया क्या? क्लियर है यहां तक? आप देखो भाई, कार्य का मात्रक जूल भी है और कार्य का मात्रक क्या है? अर्ग भी है। इन दोनों में क्या देखेंगे? संबंध देखेंगे। क्या देखेंगे? संबंध देखेंगे। तो नोट करें आगे, हेडिंग लगाएं, हेडिंग लगाएंगे आगे। क्या लगाएंगे? कार्य के मात्रक जूल व अर्ग में संबंध। क्या लगाओगे? कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल व अर्ग में संबंध, अर्ग में संबंध। कार्य का मात्रक जूल एवं अर्ग में संबंध। कार्य का मात्रक जूल एवं अर्ग में संबंध देखेंगे और देखेंगे, ध्यान देंगे। अभी आपने पढ़ा था क्या? ये पढ़ा था आपने। ध्यान देंगे कि जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। पढ़ा था क्या?
भाई अगर 1 न्यूटन वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाएं, 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न, तो कार्य कितना हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर फटा था अपने। देखो ध्यान देंगे, 1 जूल ऐसे कैसे बराबर, अगर न्यूटन को किस में चेंज करें? डाइन में। किस में चेंज करेंगे? डाइन में। याद रखेंगे क्यों करें? क्योंकि डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? अर्ग होता है। अब देखो यहां से बात क्लियर हो रही है कि 1 न्यूटन होता है ना, याद रखेंगे ये चीजें। 1 न्यूटन में डाइन कितने होते हैं? 10 की घात 5। कितने होते हैं? 10 की घात 5। तो 1 न्यूटन में डाइन होते हैं 10 की घात 5 डाइन। क्या होते हैं? 10 की घात 5 डाइन हो गए। इंटू 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100। कितने होते हैं? 100। तो 100 को लिख दूं 10 की घात 2, और ये क्या होते हैं? सेंटीमीटर। क्या होते हैं? सेंटीमीटर। समझ में आगे की बात ये देखो, 1 जूल बराबर क्या था? 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 की घात 5 डाइन, और 1 मीटर बराबर 10 की घात 2 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ से, घातों का एक नियम पढ़ा था क्या आपने? क्या पढ़ा था? घातों का एक नियम पढ़ा था क्या? वो ये होता है कि अगर घात है ना, घात इनके आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 5 और 2 कितनी होगी? 7। कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी क्या? अरे 5 और 2 कितनी होगी? 7। 10 की घात 7 होगी। और डाइन को सेंटीमीटर को गुणा करते क्या आता है? अभी बताया था मैंने, डाइन को सेंटीमीटर को गुणा करते क्या आएगा? अर्ग आएगा। क्या आएगा? अर्ग। तो डाइन और सेंटीमीटर को गुणा कर दिया तो क्या आ गया? अर्ग। ये इनमें क्या हो गया? संबंध हो गया। 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं? 10 की घात 7 अर्ग। पूछ लेता है ये क्वेश्चन कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, या 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 1 जूल 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। किस प्रकार से आएगा ये आपको मैंने समझा दिया है। नोट कर लीजिए इसे, आप तीनों को नोट कर लें। ऐसे कैसे? कर लिया के नोट? अब आगे देखेंगे भाई किसकी बात करेंगे आगे, ध्यान देंगे। देखो अब इनसे संबंधित न्यूमेरिकल देखेंगे। क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल। आप अपनी किताब को खोल लीजिए, अपनी किताब को खोल लीजिए और अपनी किताब की न्यूमेरिकल देखेंगे। जो उदाहरण दे रखे हैं ना आपके, अरे उदाहरण दे रखे हैं ना अपनी किताब में। देखो पहला उदाहरण क्या दे रखा है किताब में? पहला उदाहरण क्या दे रखा है? यदि ऐसा ही दे रखा होगा, पहला है उदाहरण, मेरे पास किताब नहीं है। देखो उदाहरण शायद ऐसा दे रखा है कि एक 12 केजी की कोई वस्तु है। क्या है? 12 केजी की क्या है? कोई वस्तु है, और h ऊंचाई पर यानी कि 1.5 मीटर ऊंचाई पर उसे ले जाया जाता है। सही है ना? 1.5 मीटर ऊंचाई पर ले जाया जाता है। तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यही है ना कि एक 12 केजी की कोई वस्तु है, उसे 1.5 मीटर ऊंचाई पर ले जाया जाता है, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यही एग्जाम्पल होगा। तो आपकी किताब का उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण नंबर पहला ही है क्या? पहला ही उदाहरण है, नहीं पहला ही उदाहरण है। तो देखो क्या लिखा है उसमें, एक 12 केजी की वस्तु। अब देखो 12 केजी की वस्तु है तो द्रव्यमान दे रखा है वस्तु का, तो द्रव्यमान को किससे लिखेंगे? m से, यानी कि m का मान कितना दे रखा आपको? 12 केजी। क्या है? 12 केजी। अब इस 12 केजी की वस्तु को आप कितनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं? 1.5 मीटर ऊंचाई पर। तो ऊंचाई को किससे लिखते हैं? h से। h बराबर क्या होता है? 1.5 मीटर दे रखा है, और आपको कार्य का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? कार्य का मान पूछा है। अब आप दिमाग लगाएं कि मैंने H और M के रूप में कार्य का सूत्र क्या लिखाया था? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर mgh लिखाया था। क्या लिखाया था? तो वही सूत्र काम आएगा यहाँ पे। W बराबर mgh, m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है यहाँ पे? ऊंचाई। तो लिख दीजिए यहाँ पे m का मान कितना है? 12, g का मान मैंने बताया था कि 10 ले लेंगे, और h का मान कितना दे रखा आपको? 1.5। इनको गुणा करेंगे आप, देखो कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे। 1.5 को 10 से गुणा करेंगे तो 15 बन जाएगा। तो 12 गुणा, ये पॉइंट हट जाएगा 10 से, तो 12 गुणा 15, और 15 गुणा 12 कितना हो जाएगा? 180 जूल। याद रखेंगे। आगे जैसे उत्तर आ जाएंगे, उत्तर के आगे उसका मात्रक लगा देंगे जूल। क्या लगा देंगे? जूल।
तो ये पहला न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, ऐसा कैसा न्यूमेरिकल पूछ लेता है 2 नंबर में। कितने नंबर में पूछ लेता है ये? 2 नंबर में पूछ लेता है। 2 नंबर के 2 न्यूमेरिकल दे देता है। 2 नंबर के कितने न्यूमेरिकल? 2 न्यूमेरिकल दे देता है यहां से। तो देखो कैसे कि m बराबर 12 kg की कोई वस्तु है, उसे h ऊंचाई पर 1.5 मीटर ऊंचाई पर ले जाया जाता है, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो देखो ऊंचाई पे ले जा रहा है तो ऊंचाई के रूप में कार्य लिखाया था W बराबर mg h, क्योंकि h ऊंचाई इसी सूत्र में आती है। तो W बराबर m का मान 12 kg, g का मान 10 ले लिया और h का मान 1.5, इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180, और क्या लगा देंगे? जूल लगा देंगे इसका मात्रक। तो पहला उदाहरण आपको ये दे रखा है। एक एग्जाम्पल और दे रखा होगा कि आपको ये दे रखा होगा कि 5 न्यूटन किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। किसी वस्तु पर कितने न्यूटन का बल लगाया जाता है? 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो वह 20 मीटर विस्थापित होती है। अपनी किताब अपने पास रखें और अपनी किताब में देखें। दूसरा उदाहरण क्या दे रखा है कि 5 न्यूटन का बल लगाने पर वो 20 मीटर विस्थापित होती है। कितने मीटर विस्थापित होती है? 20 मीटर विस्थापित होती है। और थीटा का मान दे रखा है आपको 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अरे आप देखो थीटा का मान दिया है ना यहाँ पे। दूसरे उदाहरण में आपको थीटा का मान दिया है, तो थीटा के रूप में सूत्र क्या लिखाया था मैंने? एफ एस कोस थीटा लिखाया था क्या? तो वो सूत्र काम में आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है? एफ का मान दिया है कितना? 4 न्यूटन का बल लगा रहे हैं क्या? कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का। तो F बराबर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। विस्थापन S वो कितने मीटर विस्थापित होती है? कितनी मीटर दूरी तय करती है? 30 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 30 मीटर। और थीटा का मान आपको दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ये सॉरी 20 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 20 मीटर। ऐसे कैसे क्वेश्चन दे रखा होगा। दूसरा उदाहरण आपकी किताब में दिख रहा होगा आपको कि 5 न्यूटन का बल लगाने पर वो 20 मीटर विस्थापित होती है, और थीटा का मान आपको 30 डिग्री, कोण का मान 30 डिग्री दे रखा होगा, और आपको कार्य पूछा होगा। क्या पूछा होगा? कार्य। तो देखो W बराबर सूत्र क्या था? एफ एस कोस थीटा। ये सूत्र लगेगा क्योंकि थीटा के रूप में ये सूत्र लिखाया था मैंने। अरे थीटा दिया तो थीटा के रूप में कार्य का सूत्र ये लिखाया था। तो W बराबर क्या हो जाएगा? एफ का मान कितना है? 5 इंटू एस का मान कितना है? 20 इंटू कोस 30। कोस 30 ध्यान देंगे कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100। 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100 गुणा कोस 30 का मान आपको याद है। कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2। कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। 2 से काटेंगे तो W बराबर कितना जाएगा? 2 से काटते ही 50 आ जाएगा। तो 50√3। यहाँ से आप √3 का मान भी रख सकते हैं, नहीं यहाँ भी रख सकते हैं। W बराबर ये आपका आंसर भी सही है, 50√3 जूल। आप √3 का मान रखना चाहें, √3 का मान रखना चाहें ना, तो √3 का मान क्या होता है भाई? 1.732 होता है। क्या ये होता है ना 1.732? ये रख देंगे, 50 से गुणा कर देंगे तो वो 86 पॉइंट कुछ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 86 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो वो भी W का मान ही होता है। ये भी सही है और वो भी सही हो जाएगा √3 का मान। याद रखेंगे यहाँ से एक चीज बता रहा हूँ मैं कि कोस 30 का मान कितना लेंगे आप? √3/2। मैथ में पढ़ लेंगे कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। तो ये ऐसे न्यूमेरिकल पूछता है भाई कार्य से संबंधित। आपको दिमाग लगाना है कि सूत्र मैंने 3 बताए हैं कार्य के। कितने सूत्र बताए हैं मैंने? 3 सूत्र बताए। एक तो आपको बताया था, देखो ध्यान देंगे, सूत्र 3 बताए हैं मैंने। कौन कौन से बताए? देखो ये नोट कर लिया। एक तो बताया था मैंने W बराबर F इंटू एस, साधारणतः सूत्र ये बताया था। अगर थीटा के रूप में दे, घटक के रूप में, तो देखो थीटा के रूप में ये दिया ना आपको, तो W बराबर सूत्र कौन सा लगा देंगे? एफ एस कोस थीटा। अगर आपको ऊंचाई के रूप में दे, किसके रूप में दे? ऊंचाई के रूप में, द्रव्यमान के रूप में दे, तो फिर क्या लगा देंगे? W बराबर mgh वाला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? mgh। जैसे मान देता है आप समझ जाएंगे कि कौन सा सूत्र वहां पे लगाना है। तो ये कार्य आपका कंप्लीट हो गया है, कार्य से संबंधित न्यूमेरिकल हो गया है। कार्य के मात्रक पढ़ लिए, कार्य के प्रकार पढ़ लिए हैं। धन्यवाद। इस पार्ट में इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम ऊर्जा के बारे में अगले पार्ट में। धन्यवाद।